हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत कण की गति। हम सरल रेखीय गति के बारे में डिस्कशन करते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि अगर कोई कण गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करता है तो गति किस प्रकार की होती है, अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है, नीचे आता है तो क्या होता है, कैसे समीकरण बनते हैं, समय कितना लगता है ऊपर जाने में, नीचे आने में कितना समय लगता है, अधिकतम ऊंचाई कितनी तय कर सकता है, अधिकतम ऊंचाई पर क्या वेग होता है। इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी कण गुरुत्वीय क्षेत्र में गति करता है तो कण का जो त्वरण होता है उस त्वरण को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी यदि कोई भी कण गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करने पर कण का जो त्वरण होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोबारा सुन ले, यदि कोई कण गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करता है तो कण की जो गति होती है वो एक समान त्वरित गति होती है। कण का जो त्वरण होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है। लेकिन जनरली न्यूमेरिकल में क्या किया जाता है, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए इसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर लिया जाता है। अब जब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत हम कण की गति की बात करते हैं तो हम दो बात करेंगे। एक आएगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति, एक आएगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति। हम दो प्रकार की बात करेंगे, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम समीकरण कैसे बनाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं, सपोज करो इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ लगेगा। अब गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा तो वो इसकी गति का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसका वेग कम होता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई पर जाके वेग 0 हो जाएगा। उससे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये फिलहाल हम जो मेन चीज समझना चाहते हैं कि जब ये ऊपर की ओर जाएगा इसका वेग लगातार कम होगा। यानी हम कह रहे हैं कि ऊपर की ओर जाने पर इसके वेग में कमी होती है और वेग में कमी होती है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये एक समान मंदित गति करता है। जब एक समान मंदित गति करता है तो मुझे एक समान मंदित गति के समीकरणों का उपयोग करना पड़ेगा, यानी त्वरण मुझे ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो देखिए, तो अगर मैं यहां समीकरणों की बात करूं तो मैं लिखूंगा पहला समीकरण v बराबर u माइनस जी टी। जब मंदित गति होती है v इक्वल टू u माइनस ए टी होता है, लेकिन यहाँ त्वरण किसके बराबर है? g के बराबर है, तो u माइनस जी टी। ऊपर की तरफ जाएगा तो कोई ऊंचाई तय करेगा, तो आप लिख देंगे h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस करते जा रहा हूं, देखो, और फिर क्या लिखेंगे आप? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। और आप ये कह सकते हैं h nth इक्वल टू यू माइनस g बाई 2n माइनस 1। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने पहले की क्लासेज में आपको बता रखा है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज पहली बार क्लास ले रहा है, पहली बार वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने सारी वीडियोज देख भी लें, जिससे आप इस चैप्टर के बिल्कुल एंड की तरफ मूव कर सकें। क्योंकि इसके बाद एक लास्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा सापेक्ष वेग, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने वेक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, तो आप प्लीज वो सारे के सारे वीडियोज देख लें जिससे आप अपने आप को लिंक कर पाए। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति,
जब नीचे की ओर जाएगा और नीचे एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो गति की दिशा में ही जब बल लगता है तो वेग लगातार बढ़ता जाता है। वेग बढ़ रहा है तो ये त्वरित गति कर रहा है, त्वरित गति कर रहा है तो इन सारे समीकरणों प्लस लगा देंगे। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और एच एन अपना हो जाएगा u प्लस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। ओके, तो ये v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, और एच एन हो जाएगा u माइनस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। वहीं अगर ये नीचे की तरफ गति करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, तो v इक्वल टू अपना हो जाएगा u प्लस जी टी, एच इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और एच एन हो जाएगा u प्लस जी बाई टू, टू एन माइनस वन। अब मैं जरा इस पूरे मूवमेंट को दो सेक्शन में करके, यानी ऊपर की ओर और नीचे की तरफ दो सेक्शन में डिवाइड करके सारे फॉर्मूलाज आपके लिए सेटअप करूंगा, तो प्लीज आप उन फॉर्मूले को ढंग से देखें, समझें, क्योंकि वो फॉर्मूलाज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जरा देखेंगे हम कि कौन से उनसे फॉर्मूले होंगे, क्या सेटअप होगा, क्या उनका इफेक्ट होगा, जरा एक बार हम सभी देखते हैं। देख, सपोज करो मैं किसी कण को ऊपर की ओर फेंकता हूं, ऐसे ऊपर की ओर फेंकूंगा तो ऊपर जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका वेग कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग शून्य हो जाएगा। यानी अधिकतम ऊंचाई वह बिंदु होता है जहां पर कण का वेग कितना हो जाता है, शून्य, क्योंकि अब उसके ऊपर नहीं जा सकता। भाई वेग शून्य हो गया तो आगे जाना संभव नहीं है, तो अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर कण का वेग कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जरा देखिए, हम पहले बात करेंगे ऊपर की ओर गति, ऊर्ध्वाधर तो हो ही रहा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि ये है आपका, आपने कण को यहां से u वेग से फेंका, कण को आप लोगों ने क्या किया, स्मॉल u वेग से ऊपर की ओर फेंका। अब वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा वैसे 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 उसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब यहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो तो नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर जाएगा, 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 और यहां जाके जहां वो रुकेगा वहां उसका वेग कितना हो जाएगा, शून्य। रुकने का मतलब अब वो फिर नीचे की तरफ आने लगेगा ना। भाई आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाती है, जाती है, जाती है, जाती 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 जाती, फिर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है, कर देती है, कर देती है, यानी ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वेग कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पे वेग शून्य होगा। अब वो कहां की तरफ आएगी, नीचे 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 नीचे। तो पहले हम उस सेक्शन की बात कर रहे हैं जब मैंने इसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, वेग शून्य। सपोज करो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है, जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है, उसको मैं कैपिटल एच कह लूं। आपने ऊपर की तरफ फेंका, वेग जीरो हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की तरफ लगता है, जो क्या हो गया, जी हो गया, और अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, एच होगी। अब मैं जरा सबसे पहले निकालता हूं कि इसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैं मान लेता हूं इसको कोई t1 समय लगता है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा था अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर कण का वेग शून्य हो जाता है। तो जरा मैं अपने दिमाग में सोचूं, वेग शून्य यानी अंतिम वेग शून्य, प्रारंभिक वेग मुझे u दे रखा है और समय t दे रखा है। तो गति का कोई ऐसा समीकरण जिसमें v आए, u आए, t आए, और क्योंकि एक समान मंदित गति हो रही है और ऊपर की ओर गति में मैंने अभी समीकरण आपको बताए थे, तो मेरे ख्याल से हम समीकरण लगा सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी। सबके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो क्या आएगा, देखो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब हम बात करेंगे अधिकतम ऊंचाई पर। हम जानते हैं भाई अधिकतम ऊंचाई पर v की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं।
अधिकतम ऊंचाई पर v की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो हम यहाँ रखेंगे 0 बराबर u माइनस जी, और ऊंचाई तक पहुंचने में टाइम मैंने क्या माना है t1, तो 0 बराबर u माइनस GT1। ओके भैया, अब जरा देखना, अब GT1 को ट्रांसफर कर लेता हूं यार, तो आएगा GT1 बराबर u, तो T1 बराबर u अपॉन जी, यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा T1 बराबर u अपॉन जी। आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय हमारे पास क्या आएगा T1 बराबर u अपॉन जी। तो पहला काम हमारा हो गया। अब क्वेश्चन आएगा भाई तय की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो हमने समय निकाल लिया। क्वेश्चन है तय की गई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी भैया, कितनी होगी जरा हम सोचे। कौन सा समीकरण लगाए, अधिकतम ऊंचाई आ जाए, और अधिकतम ऊंचाई पर वेग हमको पता है 0 होता है, तो कोई ऐसा समीकरण जिसमें v आता हो, u आता हो, h आता हो, हाँ तीसरा है। तो यानी हम क्या लगा सकते हैं, देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। हम कहते हैं यदि ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई के बराबर हो जाए तो हम जानते हैं भैया v की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है। जब ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई के बराबर होती है तो v की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है, और जब v की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ रखेंगे 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, वो इसको इधर पक्षांतरित कर लेते हैं, 2gh बराबर u स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय जो हमने निकाला वो हमने निकाला है u अपॉन जी, और जो अधिकतम ऊंचाई हम लोगों ने निकाली है वो अधिकतम ऊंचाई कितनी निकाली हमने u स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, सिंपल सी बात है। अच्छा, जैसे अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाए कि भाई कितने वेग से फेंके कितनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करें, तो यहां से u आ जाएगा ना मेरे पास, u स्क्वायर बराबर 2gh, और u बराबर क्या आएगा 2gh। तो देखो हमने 3 फॉर्मूले निकाले, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय u अपॉन जी, अधिकतम ऊंचाई कितनी है u स्क्वायर अपॉन 2g, और आपको अधिकतम ऊंचाई दे दी जाए और पूछा जाए भैया किस वेग से फेंका गया है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा √2gh। ओके, ये हाफ सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले हाफ सेक्शन की तरफ हम मूव करते। अगला हाफ सेक्शन मतलब देखो, अगला हाफ सेक्शन मतलब क्या है, जैसे मैंने किसी को ऊपर की ओर फेंका, मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और जब अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाएगा तो वेग 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कहां की तरफ आने लगेगा, नीचे 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 आएगा। तो देखो, यानी अब कहां की ओर आएगा, नीचे की ओर गति। अब ये जो हुआ इसके बाद वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, यानी ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, तो अब जो हम बात करेंगे वो स्टेप नंबर 2 होगा हमारा। अब क्या होगा देखना जरा, पहली बात जितना ऊपर गया भैया उतने नीचे आएगा। अब ऊपर जाने में सपोज करो उसने h ऊंचाई तय किया जो हमने कह दिया, तो नीचे आने में भी h ऊंचाई तय करेगा। ऊपर जाने में उसे t1 टाइम लगा था, तो नीचे आने में हमने कह दिया भाई इसको t2 टाइम लग जाएगा, कोई टाइम हो सकता है। अब क्या होगा, जब ये ऊपर पहुंचा था तो इसका वेग 0 हो गया था, तो अब ऊपर से जब नीचे की तरफ वो आएगा तो प्रारंभिक स्थिति ये हो जाएगी, अंतिम स्थिति ये हो जाएगी। तो यहां पर जो वेग रहेगा वो प्रारंभिक वेग रहेगा जो कि यहां पर कितना था 0 था। ठीक है भाई, इस वाली गति के लिए अंतिम वेग हो गया। अब जो ऊपर से अब आएगा तो सबसे पहले तो ये वेग है ना, तो इस समय मैं इसको u डैश मान लेता हूं 0। आके ये यहां टकराया, और टकराया सपोज करो ये v डैश वेग से, यानी सबसे ऊपर ऊंचाई पर, तो इसका वेग 0 होगा, क्योंकि भाई ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, वेग 0 हुआ। उसके बाद नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे, तो यानी अब जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें वेग 0 है, और मैंने मान लिया कि किसी v डैश वेग से जाके क्या हो गया, टकरा गया। ऊंचाई तो वही h ही होगी भाई, नीचे आने में भी h दूरी तय करेगा, और जो समय अब लगा है वो हो गया t2। अब जरा सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलते समय हम ये निकालते हैं कि नीचे किस वेग से टकराएगा।
ऊपर का तो मुझे पता है कि भाई ऊपर इसका वेग 0 है, लेकिन जब नीचे टकराएगा तो किस वेग से आके टकराएगा देखते हैं। अब पहली बात, क्योंकि ये नीचे की गति है तो जी तो वही रहा, तो इसका वेग बढ़ेगा तो एक समान त्वरित गति के समीकरण यूज कर लेते। आपको प्रारंभिक वेग पता है, आपको यह पता है वो कितना नीचे आएगा, और आपसे अंतिम वेग पूछा गया है। तो ऐसा कोई समीकरण जिसमें v आए, u आए, h आए, तीसरा समीकरण हो गया। तो तीसरा समीकरण लगा दी, देखो v डैश स्क्वायर बराबर u डैश स्क्वायर प्लस 2g है। बिल्कुल नीचे वाले पे बात कर रहा हूं। और u डैश आप कह रहे हो भैया जीरो, देख लो आपने खुद ने कहा जीरो, तब जीरो है तो आप बोलोगे सर v डैश स्क्वायर तो 2gh हो गया, तो v डैश हमने निकाल लिया 2gh वर्ग। अरे ये क्या हुआ, v डैश अंडर रूट 2gh और u भी अंडर रूट 2gh, यानी अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों को देख के मैं कह सकता हूं v डैश बराबर हो जाएगा u। यानी कण को मैंने जिस वेग से ऊपर फेंका है, जब वो उसी तल पर लौट के आया है तो उसका वेग प्रारंभिक वेग के समान है। ओके, हम मान के चल रहे हैं निर्वात में गति हो रही है तब हम बात, यानी कण को जिस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है उसी वेग से आके वो टकराता है। कब, जैसे यहां से फेंका है ना, तो यहां उसी वेग से लौट के आएगा। मैंने 40 से फेंका 40 से आएगा, 50 से फेंका 50 से आएगा, 60 से फेंका 60 से आएगा। तो कण को जिस वेग से फेंका जाता है उसी वेग से वो पुनः धरातल पर उसी तल पर आता है। तो भाई सबसे पहले तो हमने ये वेग वाला मामला सॉल्व कर लिया, तो बड़ा अच्छा हुआ, v बराबर अंडर रूट 2j। अब क्या समय वाला मामला हो रह गया, जरा देखते हैं नीचे आने में कितना समय लगेगा भैया। समय लगेगा तो पहला समीकरण लगा दे, v डैश बराबर u डैश प्लस जी t2 का है ना इसको, अब v डैश बराबर u डैश प्लस जी t2। अब u डैश तो जीरो है तो v डैश बराबर जी t2 और t2 बराबर v डैश अपॉन g, और आपने कहा v डैश u के बराबर है, यानी इसको आप कह सकते हैं u अपॉन g, और u अपॉन g किसके बराबर है, t1 के, यानी t2 बराबर t1। तो यानी अगर हम निर्वात की बात करते हैं तो निर्वात में किसी कण को ऊपर जाने में लगने वाला समय बराबर नीचे आने में लगने वाला समय। तो यहां से हमने दो कंक्लूजन निकाले, कण को जिस वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है उसी वेग से वो पुनः धरातल पर लौट के आता है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, कण के ऊपर जाने में लगने वाला समय बराबर नीचे आने में लगने वाला समय। क्लियर। तो यहां जो जो फॉर्मूले हमने देखे उन फॉर्मूलों को जरा आप अच्छी तरह से देख लें, और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले ऊपर जाने में लगने वाला समय u अपॉन जी, u का आप लोगों ने निकाला फॉर्मूला अंडर रूट 2gh, h आपने निकाला u स्क्वायर अपॉन 2g। नीचे की ओर गति में आपने देखा कि भाई v डैश अंडर रूट 2gh आया, यानी v डैश बराबर u के, तो ऊपर जिस वेग से फेंकोगे उसी वेग से वो दोबारा लौट कर आएगा। फिर आपने समय निकाला तो समय आपके पास आया t2 बराबर v डैश अपॉन g, लेकिन आप इससे पहले ही देख चुके हैं कि v डैश तो u के बराबर है, u के बराबर है, तो इसको आप u अपॉन जी भी कह सकते हैं, और u अपॉन जी कह सकते हैं। तो t2 किसके बराबर हो गया, t1 के, यानी ऊपर जिस वेग से फेंका उसी वेग से आया, ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा। तो ये गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत कण की गति के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल ये हल्का सा अपन लोगों ने देखा, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से निकल के आई, वो इंपॉर्टेंट चीज यहां निकल के आई कि जिस वेग से फेंका उसी वेग से लौट के आया। जो यहां अंतिम वेग था वो यहां प्रारंभिक वेग था। जितना ऊपर जाने में समय लग रहा है उतना ही नीचे आने में समय लग रहा है, यानी ये दोनों गति बिल्कुल एक जैसी है। बिल्कुल एक जैसी का मतलब क्या है, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों गति मैंने बात करी। सपोज करो मैं कहता हूं कि ऊपर जाने में 4 सेकंड लगते हैं, तो ये इतने 1 सेकंड में कोई दूरी तय की होगी, 2 में, 3 में और 4।
तब ये कण यहाँ से यहाँ पहुंच गया। भाई ये दूरी इसने 1 सेकंड में तय की, ये 2 में की, ये 3 में की, ये 4। अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो जब ये लौट के आएगा तो क्या होगा, लौट के आएगा तो जितनी दूरी इसने 4 सेकंड में तय की थी अंतिम सेकंड में, अब वो पहले सेकंड में तय करे, यानी चौथा सेकंड इसके लिए अंतिम सेकंड था ना। तो ऊपर जाते समय जितनी दूरी इसने अंतिम सेकंड में तय की थी उतनी ही दूरी यहां पहले में करे। ऊपर जाते समय जितनी दूरी इसने अंतिम सेकंड से पहले सेकंड में तय की थी उतनी यहां दूसरे में कर लेगा। ऊपर जाते समय जो 2 में की थी वो 3 में करेगा, और जो 1 में की थी वो 4। तो देखो ऊपर की ओर गति और नीचे की ओर गति बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं आ रहा। जैसी गति है ऊपर जाते समय कर रहे हैं, जितनी दूरी यहां तय कर रहा है उतनी दूरी यहां कर रहा है, जितनी दूरी यहां तय कर रहा है उतनी दूरी यहां तय कर रहा है। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई किसी कण को हमने ऊपर की ओर फेंका, तो बताओ गति के अंतिम सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप गति के अंतिम सेकंड में निकालें, आप उसी को क्या करें, उल्टा करें। यानी आप जब वो आपने ऊपर की ओर फेंका तो ऊपर जाएगा 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 और यहां जाके वेग 0 हो जाए, तो उसके बाद वो लौट के भी तो आएगा। तो आप गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी निकालने की बजाय लौटते समय पहले सेकंड में तय दूरी निकाल लो, क्योंकि ये दोनों दूरियां कैसी आएंगी, बराबर आएंगी, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। होगा नहीं होगा। जैसे आपसे अंतिम 2 सेकंड में पूछा जाए तो आप क्या करें, लौटते समय पहले 2 सेकंड में निकाल लो ना, फटाक से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो वो सिंपल सा है, आप बिल्कुल इनको तुलना करके देखें। जो यहाँ पहले सेकंड में करेगा नहीं जाते समय पहले सेकंड में, तो आते समय तो अंतिम सेकंड हो जाएगा ना, उतने अंतिम सेकंड में करेगा। जाते समय अंतिम सेकंड की बात करेंगे तो आते समय वो पहली सेकंड हो जाएगी ना, तो उतनी दूरी वहां पर तय करेगा। ओके, बहुत सिंपल सा है। अब जरा इस पर बेस्ड कुछ छोटे मोटे से न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि आपने ये जो किया है इसके ऊपर आधारित बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे क्वेश्चन की तरफ तो हम मूव करेंगे। पहले मैं आपको सिंपल वाले क्वेश्चन बता देता हूं, जब वो सिंपल वाले क्वेश्चन में मैं श्योर हो जाऊंगा कि भाई हमने कर लिए हैं, तब हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। सबसे पहले मैं कहता हूं किसी कण को आराम से समझना, रिलैक्स होके, एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। किसी कण को 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी करेंगे, ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय तथा तय की गई अधिकतम ऊंचाई बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, किसी कण को हम 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कण के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लिया जाएगा, और कण द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जरा अपने को इंफॉर्मेशन क्या दे रखी। सबसे पहले आपको बताया है आपने कितने वेग से फेंका है, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है। तो मुझे यू बता रखा है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय पूछा है। तो अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होता है, u/g। तो u कितना दिया है 40 और g दिया है 10, इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 4 सेकंड। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड।
फिर आपसे पूछा अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, बताइए। h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। अभी पढ़ा है आपने, u यानी 40 गुणा 40 बटे g को 10 कंसिडर कर लेते हैं। 0 से 0 गया, ये 2 बार चला गया, तो अधिकतम ऊंचाई मेरी हो जाएगी 80 मीटर। तो मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा, तो t बराबर यू अपॉन जी हमने किया 40 बटे 10, तो आंसर आ गया 4 सेकंड। दूसरा है कि भाई कण द्वारा तय की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये आ गया 80 मीटर। अच्छा, इसी में मैं पूछ सकता हूं, कण को आपने 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका है, तो कण द्वारा धरातल पर पुनः आने में लिया गया समय बताइए। सुनना, कण को 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंका है, तो कण द्वारा धरातल पर पुनः आने में लिया गया समय बताइए। तो देखो जरा, अगर मुझे धरातल पर पुनः आने में लिया गया समय निकालना है, तो सुनना आप लोग जरा, आने में पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जैसे हम फॉर्मूले की बेस से बात करें, जो अभी कहा था, तो t1 प्लस t2, मैंने कहा था ऊपर जाने में लगने वाला समय t1 और नीचे आने में t2। अच्छा, ऊपर जाने में मैंने आपको u अपॉन जी बताया था, इसको भी मैंने v डैश अपॉन जी बताया था, लेकिन वो भी u अपॉन जी के बराबर था। तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2u अपॉन जी। भाई सिंपल, मैंने ऊपर फेंका, धरातल पर पुनः आने में लगने वाला समय, तो ऊपर फेंका तो ये पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर लौट के आएगा, आएगा, आएगा। तो यानी ये जो समय है उसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ऊपर जाने में लिया गया समय और नीचे आने में लिया गया समय। ऊपर जाने में प्लस नीचे आने में, तो ऊपर जाने में हमने t1 कंसीडर किया था, नीचे आने में हमने t2 कंसीडर किया, तो u अपॉन जी, और ये आया था v डैश अपॉन जी, लेकिन उसको आगे हमने u अपॉन जी लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो u अपॉन जी प्लस u अपॉन जी आपका 2u अपॉन जी हो जाएगा ना, और 2u अपॉन जी यानी 2 गुणा 40 बटे 10, तो यानी 8 सेकंड। भाई u अपॉन जी आपने चांद निकाला था, उसका 2 गुना हो जाएगा 8 सेकंड। अगला ये भी पूछा जा सकता है, बताओ भाई कण कितनी चाल से पुनः धरातल पर आकर टकराए। कण कितनी चाल से पुनः धरातल पे आके टकराएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जिस वेग से ऊपर फेंका जाता है उसी वेग से आके धरातल पे टकराता है। आपने किस वेग से फेंका है, आपने फेंका है 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो आएगा भी कितने वेग से, 40 मीटर प्रति सेकंड। भाई जिस वेग से फेंकोगे उसी से आके टकराएगा। आपने फेंका 40 से, आएगा भी 40। तो सिंपल, धरातल पर पुनः टकराने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। और पूछा धरातल पर कितने वेग से टकराएगा, तो आप कितने वेग से बताएंगे, जिस वेग से आपने ऊपर फेंका है उसी वेग से टकराएगा। कितने से फेंका है आपने, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो आके कितने से टकराएगा, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही टकराएगा। तो बहुत सिंपल सा सीधा फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी कण को मुक्त रूप से नीचे गिरने दिया जाता है, तो कण द्वारा, पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है 1,2 व 3 सेकंडों में तय की गई दूरियों का अनुपात बताइए। दूसरा क्वेश्चन दिया है पहले, दूसरे व तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात बताइए। एक तो क्या दिया है 1,2 व 3 सेकंडों में तय की गई दूरियों का अनुपात बताइए, और दूसरा दिया है पहले, दूसरे व तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात बताइए। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखें कि किसी भी प्रश्न में अगर आपको ये दिया जाए कि कण को छोड़ दिया जाता है या मुक्त रूप से नीचे गिरने दिया जाता है, ये शब्द कहीं मिल जाए, कण को छोड़ दिया जाता है या मुक्त रूप से नीचे गिरने दिया जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेग आपको 0 लेना है। अगर क्वेश्चन में आए कण को फेंका जाता है, फेंकोगे तो आप ऐसे प्रारंभिक वेग दोगे, तो जब फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा। कण को मुक्त रूप से नीचे गिरने दिया जाता है या कण को छोड़ दिया जाता है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो सबसे पहला, कण को मुक्त रूप से नीचे गिरने दिया जाता है तो प्रारंभिक वेग हो गया 0। अब क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट ये है कि ये समझना है आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है।
पहला है 1,2 व 3 सेकंडों में तय की गई दूरियों का अनुपात, दूसरा है पहले, दूसरे व तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात। तो अगर मैं 1,2 व 3 सेकंडों में बात करूं तो ये फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? तो अगर मैं किसी को नीचे गिराता हूं तो जो तय की गई दूरी या विस्थापन है वो ऊंचाई के रूप में होगी। तो आप सबने पढ़ा है कि भाई तय की गई ऊंचाइयों के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो मुझे 1,2 व 3 सेकंडों में दिया है तो h बराबर ut, यहां लिख रहा हूं ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन u की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू 0 है तो फॉर्मूला आपके पास क्या बच जाएगा? हाफ gt स्क्वायर। आपसे सबसे पहले सेकंड में पूछा है तो हम h1 निकालते हैं, 1/2 g, t की जगह 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, g की वैल्यू हम 10 लेके चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 मीटर। 2 सेकंड में h2 1/2 g, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 और कट जाएगा तो 20 मीटर हो जाएगा। 3 सेकंड में तो 1/2 g, 3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 45 मीटर आ जाएगा। देख सकते 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 × 9 45 आ जाएगा 45 मीटर। अब h1 अनुपात h2 अनुपात h3 निकालेंगे तो 5 अनुपात 20 अनुपात 45, 5 से 4 टाइम्स गया, 5 से 9 टाइम्स गया तो अनुपात कितना आ गया? 1 अनुपात 4 अनुपात 9। तो 1,2 व 3 सेकंडों में तय की गई दूरी का अनुपात हमारे पास कितना है? 1 अनुपात 4 अनुपात 9। अब आपसे पूछा जाए पहले, दूसरे व तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात, यानी आपसे nवें सेकंड में तय की गई दूरी के बारे में पूछा जा रहा है तो u बराबर 0 तो यहां पर भी रहेगा और nवें सेकंड में तय की गई ऊंचाई hn होता है u प्लस g/2 2n - 1, लेकिन u की वैल्यू तो 0 है तो हम अलग अलग रखेंगे। सबसे पहले n बराबर 1 रख के देखो तो 10/2, 2 × 1 - 1, भाई n की वैल्यू मैंने 1 रख दी, 2 × 1 2 होगा, 2 में से 1 गया 1 बचा, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया तो कितना है? 5 मीटर। h सेकंड दूसरे हुआ तो 10/2, n की 2 रखोगे, 2 × 2 - 1, 2 × 2 2 4, 4 में से 1 गया 3, 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तीसरे सेकंड तो यानी n की जगह 3 रखना है, 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 - 1 5, 5 × 5 कितना होगा? 25 मीटर। और अब अनुपात निकालेंगे तो h फर्स्ट अनुपात h सेकंड अनुपात h थर्ड बराबर कितना आएगा? 1 अनुपात 3 अनुपात 5। यानी कंक्लूजन क्या निकला? अगर आपसे पूछा जाए 1 2 3 सेकंड में तय की दूरी का अनुपात या फिर 4 हो, फिर 5 हो, फिर 6 हो तो क्या आएगा? आप स्क्वायर करते जाएंगे समय का। 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16 अनुपात 25 अनुपात 36 अनुपात 49। सिंपल सा। आज पूछा जाए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तो आप क्या करेंगे? ऑड में 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 11 अनुपात 13। बहुत सिंपल सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 2 व 3 सेकंडों में तय की गई दूरियों का अनुपात तो आपके सामने सिंपल जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है 1 अनुपात 4 अनुपात 9। और आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि भाई पहले, दूसरे व तीसरे सेकंड में तो आपका आंसर क्या होगा? 1 अनुपात 3 अनुपात 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी कण को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कण द्वारा गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी बताओ। गति के अंतिम सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो आप बोलोगे गति के अंतिम सेकंड में तो फॉर्मूला होगा u प्लस g/2 2n - 1, तो हमको n की जरूरत पड़ेगी कि उसकी गति का अंतिम सेकंड कौन सा होगा। आप बोलो जब तक उसका वेग अपने को प्रॉपर नहीं दिया तो हम निकाल नहीं सकते भाई, u से तो कैसे निकालें, कितना सेकंड लगेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? तो आपको याद होगा मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, जैसे ये गति को प्रदर्शित करेगा। देखो कि भाई आपने क्या किया, यहां से उसको u वेग दे दिया। अब u वेग दिया तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा
ऊपर जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा, उसकी गति का विरोध करेगा। तो जैसे 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 ऊपर जाएगा वेग कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और यहाँ जाके उसका वेग 0 हो जाए। ये गति का फर्स्ट स्टेप रहा। गति के सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, याद है ना। और इस समय जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो कितना हो जाएगा, 0। गति के फर्स्ट स्टेप में वो नीचे से कहां की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। गति के सेकंड स्टेप में वो ऊपर से कहां की ओर आएगा, नीचे की ओर। ये कंसेप्ट रहता है। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने कहा था जब आप इन दो अलग अलग गतियों की बात करें, एक गति ये रही नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ब्लैक मार्कर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो पहले जब ये नीचे से ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक ही की दोनों गतियां हैं, ये इसकी गति का प्रथम सेकंड हो जाएगा और ये इसकी गति का अंतिम सेकंड हो जाएगा। यानी ये प्रथम सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही ये नीचे आते समय अंतिम सेकंड में। अपोजिट आओ, अगर ये अंतिम सेकंड में ये दूरी तय कर रहा है तो नीचे आते समय पहले सेकंड में भी यही दूरी तय करेगा, बताया था आपको, याद होगा। यानी सिंपल सा, जब ये ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर जाते समय अंतिम सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी वो नीचे आते समय पहले सेकंड में करेगा। तो इस टिपिकलनेस को अवॉइड करते हुए हम इस सिंपल चीज का यूज कर सकते हैं ना, नीचे आते समय पहले सेकंड में या एक सेकंड में तय की दूरी निकालें तो देखो h डैश इक्वल टू u डैश टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब u डैश की वैल्यू तो 0 है तो h डैश आएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यानी हाफ 10 1 का स्क्वायर। ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। यानी ऊपर जाते समय तय दूरी निकालने की अपेक्षा हमने नीचे आते समय 1 सेकंड में तय दूरी निकाल ली और हमारा आंसर कितना आया, 5 मीटर। यानी जब वो ऊपर u वेग से जाएगा तो गति के अंतिम सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, सिंपल सा है, गति के अंतिम सेकंड में वो 5 मीटर की दूरी तय करेगा। ओके स्टूडेंट।